जो लास्ट वाली क्लास है हम लोगों की बीच में रुक गई थी। कोई इशू था। ठीक है, चलो तो अभी आगे उसके जहाँ से हमने चीज़ों को रोका है वहाँ से कंटिन्यू करते हैं। क्या चल रहा था हमारा टॉपिक, ये टाइम वाला। ठीक है, तो x/32 इक्वल टू टाइम ऑफ मिक्सचर। तो अभी जो तुम लोगों का मिक्सचर है उसको कितने सेकेंड्स लग रहे थे? मिक्सचर को लग रहे थे 234 सेकेंड्स, राइट। और O2 आपके पास प्योर थी तब आपको कितने लग रहा था? 224 सेकेंड्स। अब अगेन तुम्हें क्या करना पड़ेगा? स्क्वेयरिंग करनी पड़ेगी। ठीक है, स्क्वेयरिंग कर दो। तो यहाँ पे स्क्वेयरिंग थोड़ी कठिनाई हो जाएगी, बट क्या करें, करना तो पड़ेगा। अब क्योंकि क्वेश्चन में आपसे पूछा है मॉलिक्यूलर वेट ऑफ गैस, तो पहली बात तो ये जो x है ये उस गैस का मॉलिक्यूलर वेट नहीं है, ये मिक्सचर का मॉलिक्यूलर वेट है। किसका मॉलिक्यूलर वेट है? ये मिक्सचर का है। ठीक है, तो ध्यान रखना कि इससे जो भी आंसर आएगा वो किसका होगा? आप लोगों के मिक्सचर का होगा। डन, ओके। स्क्वेयरिंग कर देते हैं, कोई और ऑप्शन है नहीं क्योंकि क्वेश्चन को अगर सॉल्व करना है तो ये हो जाएगा 54756। और अगर मैं 224 का स्क्वायर रूट लूँ तो ये वाली चीज़ आ जाएगी आप लोगों का 224 इंटू 224 यानी कि 50176। अब देखो, इस क्वेश्चन को करने का एक और तरीका था। आप 234 को और 224 को आपस में डिवाइड कर लेते हैं, वो ज़्यादा बेटर ऑप्शन है मेरे अकॉर्डिंग। ठीक है, मैं इस तरीके से स्क्वेयरिंग करके भी जा सकती थी, बट डिवाइड कर लेते। डिवाइड कर लेते तो तुम जानते हो 1.04 के आसपास कुछ आंसर आता। ठीक है, अच्छा चलो इसको एक काम करते हैं, अप्रॉक्सीमेट करके 1.05 ले लेते हैं क्योंकि आगे भी डेसिमल में आंसर आ ही रहा होगा। अब इसका स्क्वायर करो। ठीक है, जो डिवीजन करके जो आंसर आया अब इसका स्क्वायर कर दो और ये कितना हो जाएगा आपका x/32। ये ज़्यादा बेटर ऑप्शन है। तो 5 का स्क्वायर 25 और 10 इंटू 11, 11 10 जा 1110 यानी कि 110। और ये बेसिकली आपका आंसर है कितना? 1.1025। ठीक है, डन। मैं इस चीज़ को अगर करती खुद के पेपर में तो मैं ऐसे करती और मल्टीप्लाई बाय 32 इक्वल टू x। अब ये वाला रूट मैंने क्यों अपनाया? क्योंकि देखो इसमें पहली बात तो मुझे स्क्वेयरिंग एक बार करनी पड़ी और जिस चीज़ की भी मैंने स्क्वेयरिंग की वो बहुत ही सिंपल था। देखो 5 का स्क्वायर सीधा सीधा क्या लिख दिया मैंने? 25। और ये बेसिकली क्या है? 10 है। 10 के आगे कौन सा नंबर आता है? 11। 11 10 जा 110 और फिर पॉइंट्स लगा दिए। ये ट्रिक्स ऑब्वियस है कि तुमने भी पढ़ी होगी अपने लोअर स्टैंडर्ड में, जब स्क्वायर्स वगैरह तुमको टीचर्स लोगों ने करना सिखाए होंगे। नहीं पढ़ी है तो ध्यान रखना, बट ये ट्रिक्स सिंपली 3-5 वालों के लिए वैलिड होती हैं। इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन किया और यहाँ से मुझे मोलर मास का मिक्सचर मिल चुका है या मिक्सचर का मोलर मास मिल चुका है। कितना आया है? 32 मल्टीप्लाई अगर मैं इतना करूँगी 35.28 आएगा। ओके, जिसको अप्रॉक्सीमेटली हम 35.3 लिख सकते हैं और ज़्यादा ही अप्रॉक्सीमेशन करना है तो 35 कर सकते हैं। अच्छा, अब मुझे ये पूछ रहा है कि उस गैस का मिक्सचर जो गैस थी उसका मोलर मास कितना होगा। तो तुम्हें याद होगा जब हमने ये चैप्टर स्टार्ट किए थे, इस चैप्टर की स्टार्टिंग में मैंने तुमको आई थिंक बीच में कुछ ऐसे इलस्ट्रेशंस करवाए थे जहाँ पे मोलर मास के मिक्सचर के वाले हमने कम से कम 3 इलस्ट्रेशंस किए थे। तो वहाँ पे हमने क्या सीखा था कि मोलर मास मिक्सचर का बेसिकली होता क्या है। जितना परसेंटेज आपको दिया है, 80% ऑक्सीजन दी थी तो 80, क्योंकि परसेंटेज में दिया है इसीलिए डिवाइड में 100 आएगा। 80 मल्टीप्लाई ऑक्सीजन का मॉलिक्यूलर मास और 20 मल्टीप्लाई बाय दैट गैस का जो मुझे नहीं पता। और मिक्सचर का मेरे पास कितना आ चुका है? 35। तो बेसिकली मैंने यहाँ पे लिख दिया 35। अब क्योंकि परसेंटेज के टर्म्स में है ना, इसीलिए डिनोमिनेटर में आपको 100 देखने को मिल रहा है। तो ये कितना होगा? 3500 और 32 इंटू 8, 8 2 16, 8 3 25, 2560। अच्छा, अब इसको बस तुम्हें क्या करना है? आपस में माइनस करके डिवाइड बाय कितना कर देना है? 20 कर देना है। ठीक है, अच्छा तो कितना हो जाएगा? देखो ये हो जाएगा 940 और उसके बाद 940 को डिवाइड करेंगे 20 से तो बेसिकली 0 कट गया और 47। तो वो जो गैस है आपको अननोन, उसका मॉलिक्यूलर मास कितना दिया हुआ है? 47 दिया हुआ है। देख लेना कहीं मेरे से कोई कैलकुलेशन एरर तो नहीं हो गई, बट यही इसका आंसर आएगा। अब देखो, जब ये पेपर में क्वेश्चन आपको दिया जाता तो ऑब्वियस है कि वहाँ पे ऑप्शंस भी होते। अब यहाँ पे ध्यान से फोकस करिएगा। ऑक्सीजन के साथ हम किसी दूसरी गैस को ले रहे हैं और दूसरी गैस को लेने के बाद जो ओवरऑल टाइम है वो 234 हो चुका है। अच्छा, और मैक्सिमम गैस उसमें कौन सी मौजूद है? 80% तो ऑक्सीजन ही है, बल्कि मैक्सिमम क्या 50% से भी बहुत ज़्यादा है वो।
तो ऐसे में वो गैस भले 20% मौजूद है, बट सोचो उसका इम्पैक्ट कितना ज़्यादा हो गया रेट पे कि 10 सेकेंड से टाइम बढ़ गया। इसका मतलब ज़रूर वो जो गैस होगी उसका मॉलिक्यूलर मास एज कंपेयर टू ऑक्सीजन के मॉलिक्यूलर मास से ज़्यादा होगा। तो अगर मान लेते हैं तो मैं ये क्वेश्चन, क्योंकि इसमें देखो कैलकुलेशंस ठीक है, ज़्यादा बड़ी भी तो नहीं कहेंगे, जो इस तरीके की अप्रोच लेगा उनके लिए बड़ी कैलकुलेशन हो जाएगी, बट इस तरीके की अप्रोच से तो ये ईजी है। तो ऐसा अगर कोई ऑप्शन दिख रहा है जो एग्जैक्टली 32 है या जो 32 के छोटा है, तो उन ऑप्शंस को तो आप वैसे ही क्या कर सकते हो, रूल आउट कर सकते हो कि नहीं ये तो आंसर हो ही नहीं सकता, ठीक है, इसलिए। अच्छा, एक और क्वेश्चन में आते हैं, ये वाला देखो। ये क्वेश्चन मुझे अच्छा लगता है क्योंकि हम लोगों की आदत कैसी बनी हुई होती है कि जो एरिया हम बेसिकली ले रहे हैं वो हम सेम ले लेते हैं, बट देखो यहाँ पे ऐसा नहीं बोला है। यहाँ पे बोल रहा है कि गैस को डिफ्यूज किया जा रहा है दो डिफरेंट वेसल्स ए एंड बी से, मतलब दो डिफरेंट वेसल्स हैं और वेसल ए में जो होल है वो सर्कुलर है और वेसल बी में जो होल है वो बेसिकली आपका स्क्वायर है, ऑरिफाइस मीन्स होल। अच्छा, अब क्वेश्चन क्या बोला है कि जो वेसल की लेंथ होगी वो इक्वल होगी किसके, रेडियस के, मतलब जो आपका स्क्वायर वाला जो ये है, स्क्वायर वाला है एक होल और एक आपका इस तरीके से सर्कुलर है। तो सर्कुलर का जो रेडियस होगा आर और जो इसकी लेंथ होगी लेट से एल, ये आप लोगों को क्या दिया हुआ है, इक्वल दिया हुआ है। अब अगर कोई तुमसे पूछेगा कि गैस इस होल को पास कर रही है, मतलब बेसिकली गैस क्या पास कर रही है, इन होल के एरिया को, तो अगर मैं एरिया की बात करूँ तो ये होता है पाई आर स्क्वायर, और अगर मैं स्क्वायर के एरिया के बारे में बात करूँ तो ये होता है कितना, एल स्क्वायर। एंड जैसे कि हमें पता है कि रेडियस और एल आपस में इक्वल है, तो मैं सर्कल के एरिया को एल के टर्म्स में लिख सकती हूँ, ए इक्वल टू पाई टाइम्स ऑफ एल स्क्वायर। अब वो क्या बोल रहे हैं, द रेशियो ऑफ रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ गैसेस, इतना इतना आपको क्या करना है, ढूंढना है, ठीक है, इतना इतना आपको ढूंढना है। अब बात आती है इस सवाल में, आपको ना तो टेम्परेचर के बारे में दिया है, अच्छा, बट यहाँ पे क्वेश्चन ने बोल दिया है कि टेम्परेचर और प्रेशर आपका यहाँ पे कैसा रहेगा, सेम रहेगा। चलो यहाँ तक ठीक है। हम जनरल इक्वेशन को जानते हैं। जनरल इक्वेशन क्या होती है, आर इक्वल्स टू प्रेशर इनटू एरिया अंडर रूट ऑफ टेम्परेचर मल्टीप्लाई बाय मॉलिक्यूलर मास। प्रेशर सेम है, टेम्परेचर सेम है, इसका मतलब रेट आप लोगों की डिपेंड कर रही होगी एरिया पे और अंडर रूट ऑफ मॉलिक्यूलर मास पर। अब बात यह है कि मुझे मॉलिक्यूलर मास तो दिया ही नहीं है, नहीं दिया और ज़रूरत भी नहीं है। क्यों? क्योंकि बोला गया है ए सर्टेन गैस डिफ्यूजेस फ्रॉम टू डिफरेंट वेसल्स, मतलब गैस एक ही है और वो बेसिकली क्या कर रही है, दो डिफरेंट वेसल से पास कर रही है। इसका मतलब यहाँ पे मॉलिक्यूलर मास भी ऑब्वियसली दोनों गैसेस का सेम होगा। तो ऐसे में आपका जो रेट है वो सिर्फ और सिर्फ किसके प्रोपोर्शनल रहेगा, आपके एरिया के, है ना। अच्छा, तो इसलिए R1 अपॉन में क्या आ जाएगा, A1 इक्वल टू R, अच्छा ऐसा ना लिखो, जो हम लोग हमेशा लिखते आए वैसा ही लिखते हैं। क्या लिखते हैं हम लोग, R1 अपॉन में R2 इक्वल टू A1 अपॉन में A2। अब रेट 1 आपको पता लगाना है, रेट 2 इसका रेशियो आपको पता लगाना है वर्सेस एरिया का रेशियो। सिंपल है। मान लेते हैं पहला वाला आपको कौन सा गड्ढा बोला था, पहला वाला उसने बोला था सर्कुलर, तो सर्कुलर को ऊपर रखूंगी तो क्या हो जाएगा, पाई एल स्क्वायर, और स्क्वायर को नीचे रखूंगी तो ये कट गया। सो बेसिकली रेशियो इज आपका π/1। ये है आपका आंसर, ठीक है। तो ध्यान रखना, इसमें एक इंसान एक ही जगह कंफ्यूज हो सकता है सर्टेन गैस पर, उसको लगेगा कि दो गैसेस हैं तो मॉलिक्यूलर मास भी दो होने चाहिए, बट यहाँ पे तो दो मॉलिक्यूलर मास आपको दिए नहीं है। फिर इन दैट केस उस पर्टिकुलर सिचुएशन के लिए आपको ये बहुत ही इंपॉर्टेंट जानकारी है। अच्छा, और कोई सवाल जो हमने छोड़ा है, ठीक है, ये वाला भी हम करेंगे, बट इससे पहले एक दूसरा न्यूमेरिकल मैंने किया था। ये देखो इसमें हम लोग पहले बातचीत कर लेते हैं। क्या दिया हुआ है, एक ट्यूब दी हुई है, उसकी लेंथ आपको दी हुई है कितनी, 5 मीटर, ठीक है। बना लो भैया, ट्यूब बना लो। ये लेंथ वाला है, मतलब आपने कल रेट को 3 टर्म्स में स्टडी करना सीखा था, वॉल्यूम के टर्म्स में सीखा था, लेंथ के टर्म्स में सीखा था, मोल्स के टर्म्स में सीखा था। तो ये लेंथ के टर्म्स में आपको टोटल लेंथ यहाँ से लेके यहाँ तक की आपको 5 मीटर दी हुई है। दो आइडेंटिकल होल्स है, इसका मतलब ये होता है, दो आइडेंटिकल होल्स से वो ये बताना चाह रहा है कि एरिया बेसिकली आपने दोनों के लिए कैसा रखा है, सेम रखा है। अब आप क्या कर रहे हो, एक एंड से H2 गैस को डाल रहे हो और दूसरे एंड से O2। तो मान लेते हैं इस एंड से मैं H2 गैस को इंसर्ट कर रही हूँ, यहाँ से O2 को बोल रही हूँ कि भैया तू जा अंदर जा। अब हम लोग अच्छे से जानते हैं कि जो आपका रेट होता है बेसिकली वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है स्क्वायर रूट ऑफ मोलर मास के।
मतलब अगर कोई गैस भारी रहेगी, ठीक है, तो होगा क्या, उसको उसका जो डिफ्यूज या फिर जो उसके इफ्यूज होने का रेट होगा वो कैसा होगा, कम। साफ साफ दिख रहा है कि हाइड्रोजन गैस बहुत हल्की है एज कंपेयर टू ऑक्सीजन, तो उसका रेट तो बहुत ज़्यादा होगा। मान लेते हैं ये मिड पॉइंट है, मान लेते हैं ये क्या है, आप लोगों का मिड पॉइंट है, ठीक है। अच्छा, अब कई लोगों को लगता है कि दोनों गैसेस मिड पॉइंट पे मीट करेंगी फॉर द फर्स्ट टाइम, बट ऐसा नहीं है। मिड पॉइंट पे तो तब मीट करती ना जब दोनों सेम रेट से ट्रैवल कर रही होती। अभी एक का रेट बहुत ज़्यादा है, एक का रेट बहुत कम है, तो ये हम ज़्यादा अच्छे से जानते हैं कि H2 का जो रेट होगा एज कंपेयर टू O2, ये रेट कैसा होगा, हाई होगा। अगर इसका रेट हाई होगा तो इसका मतलब एज कंपेयर टू O2 जो आपकी H2 है वो ज़्यादा डिस्टेंस ट्रैवल करेगी, है ना। तो यानी कि मिड पॉइंट को यहाँ पर ये वाला पॉइंट अगर मैं A अज्यूम कर लूँ तो H2 ने बेसिकली कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया, इतना डिस्टेंस ट्रैवल किया, लेट इट बी X उसने ट्रैवल किया, और उसी सेम टाइम पे बेचारी O2 ने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया होगा उससे कम, और वो भी कितना, 5 - x। अब दोनों को सेम टाइम के लिए ही हम लोग डिफ्यूज करा रहे हैं, ऐसा नहीं कर रहे कि H2 को पहले से छोड़ के रखा था और O2 को उसके 10 मिनट बाद हमने छोड़ा ट्यूब के अंदर, ऐसा नहीं हो रहा, दोनों को सेम टाइम के लिए डिफ्यूज करा रहे हैं। तो और लिखा भी है अंडर आइडेंटिकल कंडीशंस, मतलब जो भी कंडीशंस अब रिमेनिंग है वो सब आइडेंटिकल है। तो ऐसे में हम लोग ऑलरेडी कल पढ़ चुके हैं डिस्टेंस के टर्म्स में, रेट ऑफ H2 बोलो क्या होगा, जितना डिस्टेंस H2 ने ट्रैवल किया डिवाइडेड बाय टाइम। रेट ऑफ O2 बोलो क्या होगा, जितना उसने डिस्टेंस ट्रैवल किया डिवाइडेड बाय टाइम। अब आइडेंटिकल कंडीशंस बोली है, मतलब ये तो गया। अब तुम्हें कैलकुलेट क्या करना है, एक ऐसा पॉइंट ढूंढना है जहां पे ये दोनों गैसेस फर्स्ट टाइम के लिए मीट करेंगी। यानी कि बेसिकली अगर मान के चलते हैं कि इस पॉइंट पे गैस आपस में मीट कर रही है, तो आपको ये कितने डिस्टेंस पे है वो पॉइंट, आपको वो पता लगाना है। तो अब इसके लिए मुझे H2 कितना डिस्टेंस ट्रैवल करने वाली है x, और O2 कितना करने वाली है 5 - x, ये पता है। बट रेट के बारे में मुझे कुछ नहीं पता, बट मुझे इतना तो पता है कि रेट बेसिकली आप लोगों का इसके बराबर भी तो होता है। ये तो बल्कि तुम लोगों का फेवरेट टॉपिक होना चाहिए अब तक का, है ना, ये इसके बराबर होगा। तो ये कितना हो जाएगा, मॉलिक्यूलर मास ऑफ O2 कितना है 32 डिवाइडेड बाय 2 यानी कि 16, तो बेसिकली आ जाएगा 4, यानी कि आपके पास आ जाएगा 20 - 4x इक्वल टू x। तो बेसिकली x की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जानी है आपके पास 4, ठीक है। यानी कि मेरे पास ये जो पॉइंट है, अगर मैं मान के चलती हूँ कि इस पॉइंट तक आपकी H2 पहुंची और इस पॉइंट पे आपकी O2 पहुंची, तो इसी पॉइंट पे दोनों आके एक दूसरे को क्या करेंगी, मीट करेंगी। तो ऐसा पॉइंट कितने डिस्टेंस पर है, फ्रॉम द साइड ऑफ H2, ये 4 मीटर के डिस्टेंस में है। कहाँ से, फ्रॉम H2 साइड, ध्यान रखना H2 की तरफ से 4 मीटर के डिस्टेंस पे है। और अगर मैं O2 की तरफ से या O2 के रिस्पेक्ट में बात करती हूँ तो O2 के रिस्पेक्ट से ये कितने डिस्टेंस की दूरी पे होगा, 1 मीटर। क्योंकि क्वेश्चन में कई बार कैसा होता है, सब पूछ लेता है फ्रॉम द साइड ऑफ H2, फ्रॉम द साइड ऑफ O2, तो हमारी आदत क्या होती है, हम जो x निकालते हैं बेसिकली उसी को अपना आंसर घोषित कर देते हैं। तो ऐसा नहीं करना है, आपको पढ़ना है कि क्वेश्चन में पूछा किस तरफ से, ठीक है, डन। तो बस यहाँ पे हम लोगों का क्वेश्चन क्या हो गया, सॉल्व हो गया। ये आपका क्वेश्चन था और तो इसमें कुछ नहीं था। अब इसी के जैसा एक और क्वेश्चन करते हैं हम लोग, बट उसमें H2 और O2 के बदले में यहाँ पे आप लोगों के पास है अमोनिया एंड HCl। और अमोनिया और HCl को लेकर तो मैं इतनी बार प्रवचन तुमको दे चुकी हूँ कि दोनों मिलकर अमोनियम क्लोराइड बनाते हैं जो कि व्हाइट कलर की फ्यूम्स होती हैं। अच्छा, अब देखो क्या बोला है, क्या बोल रहा है, स्पिन होल्स और सिमिलर ज्योमेट्री, मतलब एरिया दोनों का सेम है, 1 मीटर लॉन्ग ट्यूब दी हुई है। बताओ अमोनिया के एंड से, देखो क्वेश्चन अच्छा है, उसने अच्छे से बताया कि अमोनिया के एंड से अपना आंसर रिपोर्ट करना है ना, ऐसा नहीं बोल दिया कि बता दो किसी भी एंड से बता दो, उसने स्पेसिफाई किया कि किस एंड से उसको आपको आंसर चाहिए। तो एक तरफ से अमोनिया गैस डाली जा रही है और एक तरफ से HCl गैस डाली जा रही है। टोटल ये कितना है, 1 मीटर है। मान लो, अच्छा मान लो क्या, पता ही है भैया, इसका मॉलिक्यूलर मास कितना है 17 है और इसका मॉलिक्यूलर मास कितना है 36.5 है। तो कौन सी गैस हल्की है, अमोनिया। तो अमोनिया ऑब्वियस है कि ज़्यादा डिस्टेंस ट्रैवल करेगी। मान लेते हैं कि यहाँ पे मीटिंग होगी और यहाँ पे आपको वो व्हाइट कलर की क्या देखने को मिलेंगी, फ्यूम्स, है ना। व्हाइट फ्यूम्स क्यों निकलती हैं, अमोनिया और HCl जब आपस में रिएक्ट करते हैं। तो लेट दिस पॉइंट बी x, इसको हम x मान लेते हैं और इसको मान लेते हैं हम लोग कितना, 1 - x। अभी मैंने इसी के जैसा एक सवाल तुम्हें कराकर दिखाया है, तो आई डोंट थिंक इसमें कोई डाउट होगा। बोलो क्या हो जाएगा,
मोलर मास का रेशो मैं डायरेक्ट कर रही हूँ क्योंकि ऊपर करवा के दिखाया तो तुमको अभी उसके जैसा बनना चाहिए। ये कितना होगा 36.5 अपॉन में ये 17 इक्वल टू डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय अमोनिया यानी कि x अपॉन में बोलो कितना 1 - x। ठीक है, तो ये कितना होगा 36.5 माइनस 36.5x और इक्वल टू 17x। तो थोड़ा सा गंदा है, बस ज़्यादा तो नहीं कहेंगे, गंदा सवाल है ना। 36.5 इक्वल टू 17 प्लस 36.5x। अरे बाप रे, ये पॉइंट की कैलकुलेशंस बड़ी गंदी होती हैं। ठीक है, देख लेते हैं 36.5 और प्लस में आपका कितना 17, ये हो जाएगा 53.5। तो 36.5 डिवाइडेड बाय 53.5 इक्वल टू कितना होगा x। बस अब इसको डिवाइड कर लो, तो पॉइंट से पॉइंट गया और आप लोगों ने डिवाइड किया, तो जो भी आंसर आएगा वो 0 से तो छोटा ही आएगा क्योंकि डिनोमिनेटर बड़ा है एज कम्पेयर टू न्यूमरेटर। तो 0 पॉइंट समथिंग कुछ आएगा, तो डिवाइड करके मैंने देख लिया, ये आ रहा है 0.6। यानी कि आप लोगों का ये डिस्टेंस कितना है, यहाँ से इस एंड से 0.6 और इस एंड से कितना है 0.4 मीटर। तो इसने आपसे वैसे भी कौन से एंड से पूछा था, अमोनिया एंड से, तो आंसर क्या होगा इसका 0.6 मीटर। ठीक है, कितना आंसर आएगा इसका 0.6 मीटर। तुम चाहो तो इसको सेंटीमीटर के टर्म्स में कर सकते थे, बट मैंने मीटर के टर्म्स में किया है। डिपेंड्स की ऑप्शन में आपको क्या दिया है। ठीक है, अब देखो यही सेम टू सेम सवाल एक और, बस इसमें फ़र्क क्या है। हम लोग जनरली जो ट्यूब लेते हैं वो एक स्ट्रेट ट्यूब लेते हैं, सही कह रही हूँ मैं, अभी तक मैंने दोनों क्वेश्चन में वही लिया, बट यहाँ पे आपको एक सर्कुलर ग्लास ट्यूब लेने को बोला है। मतलब ये चीज़ आप लोगों की कुछ इस तरीके की दिख रही होगी। अब ड्राइंग स्किल्स मेरी उतनी अच्छी नहीं है, ये ऐसी कुछ दिख रही होगी, तुम्हें मोटी पतली दिख रही है बट वो यूनिफॉर्म ट्यूब है। अच्छा, अब इस तरह से आप डाल रहे हो नाइट्रिक ऑक्साइड। क्या डाल रहे हो, नाइट्रिक ऑक्साइड मतलब NO, जिसका आपको प्रेशर दिया हुआ है 2 atm, ठीक है होगा। और इस तरह से आप डाल रहे हो ऑक्सीजन गैस जिसका आपको प्रेशर दिया है 1 atm। ओ माय गॉड, यानी कि इस बार प्रेशर सेम नहीं है ना। अभी तक ऊपर के 2 इलस्ट्रेशन में प्रेशर सेम होता था, इस बार प्रेशर सेम नहीं है। अब बोल रहा है इज साइमल्टेनियसली इंजेक्टेड टू द पिन होल ऑफ आइडेंटिकल एरिया। मतलब एरिया तो चलो ठीक है, इस क्वेश्चन में आपका सेम है, एरिया आपका सेम है। लेंथ आपको उस पूरी की पूरी ट्यूब की कितनी दी हुई है 1 मीटर। मेरी बात ध्यान से सुनना, लेंथ की ट्यूब इन द सेंस यहाँ से लेकर ये जो आपका इतना सर्कुलर डिस्टेंस है, ये आपको बेसिकली क्या दिया है 1 मीटर। अच्छा, क्वेश्चन में और क्या बोल रहा है, सेम टेम्परेचर, मतलब टेम्परेचर भी आपका सेम है। अब डिटरमाइन द डिस्टेंस फ्रॉम O2 एंड, मतलब O2 की तरफ से आपको बेसिकली निकालना है, तो ये वही सवाल है। अब पहले तो आप ये पता कर लो दोनों में से हल्की गैस कौन सी है, तो ये मान लेते हैं 32 और इसका मॉलिक्यूलर मास कितना होगा 16 प्लस 14 यानी कि 30। तो देखो उतना कोई बड़ा गैप नहीं है दोनों के बीच में, थोड़ा बहुत है। तो ऐसे में ऐसा मत अपन डिसाइड नहीं कर सकते कि किसके तरफ से वो ज़्यादा होगा, लेकिन फिर भी ये हल्का है तो इसने क्या किया होगा, लॉन्गर डिस्टेंस ट्रैवल किया होगा। तो मान लेते हैं कि इस पॉइंट पे आके ये मीट कर रहे हैं, मतलब इस पॉइंट पर, ठीक है। अगर ये इस पॉइंट पे मीट कर रहे हैं तो मान लो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस x है और ये वाला डिस्टेंस हो जाएगा 1 - x। अब भी मैंने इसके जैसा ही क्वेश्चन कराया, सर्कुलर ट्यूब देकर फिर सिर्फ तुम्हारा टाइम पास कर रहा है वो। लेकिन इस बार ध्यान दीजिए, रेट ऑफ H2 कहाँ से आ गया, रेट ऑफ NO अपॉन में रेट ऑफ O2 क्या लिया जाएगा आप लोगों के, हम लोग मॉलिक्यूलर मास के लेते थे, बट इस बार आपको प्रेशर सेम नहीं दिया है। तो क्योंकि प्रेशर सेम नहीं दिया है तो तुम्हें प्रेशर को इन्वॉल्व करना पड़ेगा और बेसिकली ये तुम लोगों का रेट बनेगा, ये रेट आएगा तुम्हारा। अभी तक क्या होता था, सिर्फ मॉलिक्यूलर मास के टर्म्स में ले लेते थे, इस बार नहीं चलेगा, है ना, इस बार नहीं चलेगा। अच्छा, क्या आ जाएगा, लेंथ ऑफ NO अपॉन में लेंथ ऑफ बोलो क्या O2, समझ रहे हो। ओके, प्रेशर आपको कितना दिया हुआ है, NO का प्रेशर दिया है 2 atm, O2 का प्रेशर आपको क्वेश्चन में कितना दिया हुआ है 1 atm, और मॉलिक्यूलर मास ऑफ O2 कितना है 32 और NO का कितना है 30। और NO की लेंथ आपके पास कितनी दी हुई है, N से लेके उस पॉइंट तक का लेंथ हमने x अज्यूम किया है, ये हो जाएगा आपके पास 1 - x। ठीक है, तो ये हो गया 2, 32 और 30 को डिवाइड कर दो। अच्छा, तो कितना आ जाना है, वैसे तो 16/15 आता, तो इसको लेकिन मैं पॉइंट में निकाल लेती हूँ। तो 32 डिवाइड बाय करेंगे तो अंडर रूट में 1 पॉइंट आ जाएगा, समथिंग 1.1 के आसपास ये आपका आंसर आएगा, है ना, 1.1 के आसपास का ये आंसर रहेगा।
इक्वल टू एक्स अपॉन में 1 माइनस एक्स। बस अब स्क्वायर ले लो तो 2 का स्क्वायर 4, 1.1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 121 यानी कि 1.21 है ना। और इस इक्वेशन को 1 माइनस एक्स से मल्टीप्लाई करना है इक्वल टू एक्स। कितना हो जाना है आप लोगों का 1.21 मल्टीप्लाई बाय 4 यानी कि 4.84 माइनस इक्वल टू में एक्स प्लस 4.84 एक्स यानी कि 4.84 डिवाइड बाय 5.84 विल गिव यू द वैल्यू ऑफ व्हाट एक्स। यहाँ से तुम्हें एक्स की वैल्यू आ जाएगी। अब जो भी आंसर आएगा अगेन क्योंकि डिनोमिनेटर बड़ा है तो क्योंकि डिनोमिनेटर बड़ा है यानी कि आंसर आपका 0 पॉइंट में आएगा तो ये 0.8 आता है। ठीक है, यानी कि x बेसिकली क्या है, x बेसिकली डिस्टेंस है कहाँ से कहाँ तक, फ्रॉम एनो एंड। ठीक है, कहाँ से, फ्रॉम एनो एंड। बट क्वेश्चन में क्या पूछा है, फ्रॉम ओ टू एंड पूछ रहा है। तो टोटल अगर आपका 1 मीटर का है तो ऑब्वियस है कि ओ टू के एंड से फिर ये कितना होगा 0.2 मीटर के आसपास का ये आंसर आएगा। ठीक है, ये हो गया हम लोगों का सवाल डन। ठीक है, और तो इसमें कुछ था नहीं। अच्छा पक्का डन हो गया सवाल। अब मैं बता दूं ये जो मैंने पूरा सवाल किया है ये गलत है, ये इनकरेक्ट है। क्यों ये इनकरेक्ट है, तुमने इस पूरे सवाल को सॉल्व करते हैं। अच्छा मैं बता दूं ये पूरा गलत है, ये जितना भी किया ना पूरा गलत। क्या हमारा कोई कंसेप्ट गलत है क्या, नहीं हमारा कोई कंसेप्ट गलत नहीं है। फिर हम क्या करें, हमें तो कुछ भी गलती नहीं की थी। फिर अभी इस सवाल में ऐसा क्या मैंने कर दिया है कि जो मैं तुमसे खुद कह रही हूं कि आप लोगों का ये सवाल गलत है। इस सवाल में आप लोगों को फोकस करना है कि आपको जो लेंथ दी हुई है, मतलब बेसिकली जो 1 मीटर दिया हुआ है वो 1 मीटर आप लोगों को क्या दिया है, वो आप लोगों को क्या दिया है, वो उस पूरे की पूरी जो भी आपकी सर्कुलर ज्योमेट्री है, सेमी सर्कुलर नॉट सर्कुलर, वो सेमी सर्कुलर ज्योमेट्री का आप लोगों को लेंथ दिया है ना। वो सेमी सर्कुलर ज्योमेट्री का आपको लेंथ दिया है। 10th क्लास में तुमने एक चीज तो पढ़ी ही होगी, क्या पढ़ी होगी 10th क्लास में, कि जो लेंथ ऑफ द आर्क होता है, ये बेसिकली आर्क ही है ना, क्या होता है थीटा अपॉन 360 इंटू 2 पाई आर। सेमी सर्कल है मतलब थीटा की वैल्यू आपकी 180 होगी, 2 इंटू पाई आर, तो बेसिकली ये कट कुट आ जाएगा। तो यहाँ से लेंथ ऑफ द आर्क आपके पास बेसिकली कितना आता है, आपके पास कितना आता है, आपके पास पाई आर के बराबर आता है ना। आपके पास ये लेंथ ऑफ द आर्क कितना आता है, पाई आर के बराबर आता है। तो ये जो पाई आर है इसमें पाई की वैल्यू कितनी 3.14 और आपको वो जो दिया हुआ है ना वो 1 मीटर, वो 1 मीटर क्या है, पढ़ो क्वेश्चन की लैंग्वेज अच्छे से पढ़ो। द लेंथ ऑफ द ट्यूब इज 1 मीटर, ऐसा उसने लिखा जरूर है कि वहां पे लेंथ ऑफ द ट्यूब। अच्छा एक मिनट रुको, मैंने क्वेश्चन ही गलत लिख दिया क्या, अरे बाप रे, क्वेश्चन एक्चुअली मैं गलत लिख चुकी हूँ। रुको क्वेश्चन में अपन थोड़ा सा करेक्शन कर लेते हैं। अगर लेंथ ऑफ द ट्यूब 1 मीटर दिया है तो डेफिनेटली यही इसका करेक्ट होगा, फिर तो अपन कुछ इसको नहीं बोल सकते, फिर ये करेक्ट है। लेकिन अगर अपन क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंज कर दें, एक थोड़ा सा चेंज कर दें और क्वेश्चन में चेंज कुछ इस तरीके से क्रिएट करें कि मैं तुमसे ये कहूँ कि वहां पर जो आर्क आपको दिया है, द आर्क रेडियस, ठीक है, ऑफ ट्यूब इज 1 मीटर, तो फिर ये वो क्वेश्चन गलत हो जाएगा। अगर आर्क की रेडियस, क्योंकि आपको रेडियस दिया और आपको आंसर लेंथ के टर्म्स में निकालना होता है, तो बेसिकली यहाँ पे फिर आप रेडियस पुट करोगे और लेंथ क्या होगा 3.14 और उसके बाद सॉल्व करना। ठीक है, फिर आप सॉल्व करना, फिर देखो क्या आता है। तो क्वेश्चन पे ध्यान देना कि वो जो वैल्यू दी हुई है सेमी सर्कुलर वाले में, वो आपको पूरे के पूरे आर्क की लेंथ दी हुई है या फिर वो आप लोगों को उसका क्या दिया हुआ है, रेडियस दिया हुआ है। अगर रेडियस दिया है तो ये आपका जो कंसेप्ट है 10th क्लास का, इसका प्रयोग करोगे और इसको प्रयोग करके फिर अपनी गाड़ी को क्या करोगे, आगे बढ़ाओगे। ठीक है, नहीं तो कैसा होगा कि चीज़ें गड़बड़ा जाएंगी। ठीक है, तुम्हें ऐसा लगेगा कि वही आपका लेंथ है बट नहीं, वो आप लोगों का क्या होगा, रेडियस होगा। सो बी केयरफुल वाइल डूइंग दिस टाइप ऑफ कैलकुलेशंस। इस टाइप की कैलकुलेशंस करने पर आपको थोड़ी सी एक्स्ट्रा सावधानी बरतनी है। ठीक है, अच्छा अब इसमें एक सवाल और है, उसको करते हैं हम लोग। ये सवाल अच्छा है और इस टाइप के सवाल आपको यूजुअली देखने को मिलते हैं। देखो क्या बोला गया है इस सवाल में कि आपके पास x ml की क्या दी हुई है, हाइड्रोजन दी हुई है, जो कि इफ्यूज कर रही है एक पिन होल से, थ्रू अ पिन होल। ठीक है, इन हाउ मेनी सेकेंड्स, इन आप लोगों के 5 सेकेंड्स। अब वो बोल रहा है कि द टाइम टेकन
ठीक है, इस पूरी प्रोसेस के लिए जो उसको टाइम, अच्छा रुको रुको सवाल लिख देती हूँ मैं, तुम खुद रीड कर लो। द टाइम टेकन फॉर द इफ्यूजन ऑफ सेम वॉल्यूम ऑफ गैस, देखो यहाँ पे भी वर्ड आ गया, सेम वॉल्यूम ऑफ गैस स्पेसिफाइड बिलो, ये जो SP डाल रही हूँ ना मैं, इसका मतलब है स्पेसिफाइड बिलो। तुम लोग काइंडली उसको पूरा फुल फॉर्म लिखना, अंडर आइडेंटिकल कंडीशंस, ठीक है, अंडर आइडेंटिकल कंडीशन इज, ऑप्शंस दिए हुए हैं 10 सेकेंड, कॉमा डाल के दिया है हीलियम, फिर उसके बाद दिया है 20 सेकेंड्स, कॉमा डाल के दिया है O2, उसके बाद दिया है 25 सेकेंड्स और फिर कॉमा डाल के दे दिया है उसने CO2, फिर दिया है आपके पास 55 सेकेंड्स, फिर कॉमा डाल के दिया है CO2। कैसे करेंगे सवाल को, सोचो जरा। यानी कि इस बार ये क्वेश्चन कैसा है, आप लोगों को बेसिकली ऑप्शंस देखने हैं और ऑप्शंस देखकर आपको अपना आंसर रिपोर्ट करना है, ठीक है। देखते हैं कैसे। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि आपके पास x ml ऑफ H2 है और फिर उसी क्वेश्चन में आगे बोल रहा है कि सेम वॉल्यूम उस आपके पास उस गैस का भी है। मतलब इनडायरेक्टली वो उस क्वेश्चन में ये बताना चाह रहा है कि भैया गैस आप लोगों की कैसी है, आप लोगों की सेम है, ठीक है। अच्छा, अब आगे क्या करें, आगे पढ़ते हैं सवाल को। उसे बोल रहा था टाइम टेकन फॉर द इफ्यूजन, अब बताओ टाइम कितना लगेगा, ये पूछ रहा है। अगर H2 वाली गैस को टाइम कितना लग रहा है आप लोगों का 5 सेकेंड्स। तो इस सवाल को अगर मैं थोड़ा सा सिंप्लीफाई करूँ तो रेट ऑफ H2 अपॉन में रेट ऑफ दैट गैस इक्वल्स टू इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मॉलिक्यूलर मास। तो मॉलिक्यूलर मास ऑफ दैट गैस अपॉन में H2 का मॉलिक्यूलर मास इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ H2 डिवाइडेड बाय टाइम ऑफ H2 अपॉन में वॉल्यूम ऑफ दैट गैस अपॉन में उसका टाइम। अब देखो वॉल्यूम तो दोनों का सेम है तो कट गया, तो बेसिकली यहाँ से मैं एक रिलेशनशिप बना सकती हूँ कि मॉलिक्यूलर मास ऑफ गैस अपॉन टू इक्वल टू आपका टाइम उस गैस का अपॉन में 5। क्या रिलेशनशिप बनेगा, अब बस ऑप्शन देख लो, एक एक ऑप्शन करके पुट कर लो कि किस टाइम और किस मॉलिक्यूलर मास को पुट करने से आपके ये दोनों लेफ्ट और राइट साइड की वैल्यू सेम आ रही है। तो अगर मैं पहले ऑप्शन को पुट करती हूँ यहाँ पे टाइम की जगह 10 सेकेंड, तो लेफ्ट हैंड साइड में क्या क्रिएट होगा 2, और अगर मैं हीलियम को यहाँ पुट करती हूँ यहाँ पे या मॉलिक्यूलर मास की जगह तो क्या क्रिएट होगा √2। क्या 2 और √2 इक्वल होंगे, नहीं होंगे। तो इसका मतलब ये ऑप्शन तो आप लोगों का बकवास है ना। O2 के लिए देख लो, यहाँ पे अगर मैं O2 पुट करूंगी तो 32 डिवाइड बाई 2 यानी कि 16, √16 यानी कि 4 क्रिएट होगा राइट हैंड साइड में। राइट हैंड साइड में कितना क्रिएट हो रहा है 4, और टाइम को अगर मैं लेफ्ट हैंड साइड में पुट कर रही हूँ तो भी कितना क्रिएट हो रहा है 4, यानी कि इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है बी। लगे तो चलो एक सी ऑप्शन भी तुम्हारे लिए सॉल्व कर लेते हैं। CO2 का मॉलिक्यूलर मास कितना होता है 44, ठीक है। मैंने वहाँ पे क्या किया, आप लोगों का CO2 उसका मॉलिक्यूलर मास वहाँ पे उठा के पुट करके डाल दिया, तो 44 डिवाइडेड बाई 2 √22, ठीक है। राइट हैंड साइड में क्या क्रिएट होगा आप लोगों का √22, और लेफ्ट हैंड साइड में देखो क्या क्रिएट होगा, टाइम दिया है 25 डिवाइड बाय 5 यानी कि 5। तो ऑब्वियस है कि √22 और 5 आपस में इक्वल थोड़ी ना होंगे, सो देयरफॉर सी और डी ऑप्शन भी आपके नहीं होंगे। तो इस तरीके से तो ये इस क्वेश्चन में आपको ना तो गैस के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन दी थी ना कुछ, बट ऑप्शंस दिए थे। तो बेसिकली हम लोग क्या हुए, ऑप्शंस के सहारे चढ़ते हुए धीरे 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 ऊपर कूद के हम लोग यहाँ पे पहुंचे हैं, ठीक है ना। अच्छा, अब इस पूरे कार्यक्रम में मैंने एक बार भी डेंसिटी वाला सवाल नहीं लिया, तो चलो एक काम करते हैं, डेंसिटी वाला सवाल ले लेते हैं। क्वेश्चन में आपको ये दिया है कि द रिलेटिव डेंसिटीज ऑफ O2 एंड CO2 आर, ठीक है, 16 एंड 22 रिलेटिव डेंसिटीज दिए, हाँ ठीक है। अब आपको ये बोल रहा है कि इफ 25 ml ऑफ CO2 डिफ्यूजेस आउट इन 75 सेकेंड्स, अगर 75 सेकेंड्स लग रहे हैं उसको, तो बताइए कि व्हाट वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन विल इफ्यूज, ठीक है, विल इफ्यूज इन 96 सेकेंड्स। तो 96 सेकेंड्स में बताइए कितना इफ्यूजन होगा अंडर सिमिलर कंडीशंस। तो देखो एक तरह से स्टूडेंट का बीपी इसीलिए हाई हो जाता है क्योंकि उसको एक तरफ वर्ड दिखता है डिफ्यूजन और एक तरफ वर्ड दिखता है इफ्यूजन। इससे तुमको बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है, चाहे इफ्यूजन हो या डिफ्यूजन हो, भैया आपकी कहानी सेम है। पहले दोनों गैसेस की पूरी जानकारी लिख लेते हैं। O2 और CO2 के रिलेटिव डेंसिटीज ये, मतलब डेंसिटी ऑफ O2 दिया हुआ है 16
और डेंसिटी ऑफ CO2 मेरे पास दिया हुआ है 22। O2 का मॉलिक्यूलर मास मेरे पास कितना होता है 32 और CO2 का मॉलिक्यूलर मास देखो कितना होता है मेरे पास 44। मेरे पास वॉल्यूम ऑफ CO2 कितना दिया हुआ है, एक मिनट, वॉल्यूम ऑफ CO2 मेरे पास कितना दिया हुआ है 25 ml और टाइम ऑफ CO2 कितना दिया हुआ है 75 सेकेंड्स। अब मेरे पास वॉल्यूम ऑफ O2 ये नहीं दिया हुआ है और लेकिन टाइम मेरे पास कितना दिया है 96 सेकेंड्स। अब मुझे बताओ कि टाइम और रेट के बीच में, वो भी वॉल्यूम के साथ, क्या रिलेशनशिप है, रेट ऑफ O2 अपॉन रेट ऑफ CO2 इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ O2 अपॉन में टाइम ऑफ O2 अपॉन में वॉल्यूम ऑफ CO2 अपॉन में टाइम ऑफ O2। इस बार टाइम सेम नहीं है ना ही वॉल्यूम सेम है, तो काट मत देना। और मॉलिक्यूलर मास के साथ रेट का क्या रिलेशनशिप है, वो ये होता है कि अंडर रूट ऑफ, बोलो कितना, मॉलिक्यूलर मास ऑफ CO2 अपॉन में मॉलिक्यूलर मास ऑफ O2। डेंसिटी के साथ क्या रिलेशनशिप है, डेंसिटी के साथ भी इनवर्स का ही रिलेशनशिप है, ठीक है। तो कितना आ जाएगा, डेंसिटी ऑफ CO2 अपॉन में डेंसिटी ऑफ कितना O2। अब क्या करें, देखो आपको वॉल्यूम ऑफ O2 निकालना है, सो लेट इट बी, ये कितना है आप लोगों के पास x। टाइम ऑफ O2 आपको दिया हुआ है 96 सेकेंड्स। अच्छा, वो आपके पास वॉल्यूम ऑफ CO2 कितना दिया हुआ है, वो दिया है 25, तो ये हो गया मल्टीप्लाई बाय 25 और उसका आपके पास टाइम कितना दिया हुआ है, टाइम ऑफ O2 दैट इज 75। तो ये आ गया हम लोगों का इक्वल टू, मोलर मास के टर्म्स में जा सकते हैं क्या, क्यों नहीं जा सकते, बिल्कुल जा सकते हो, मोलर मास में कौन सी एलर्जी है। अच्छा, अब लेकिन फिर भी मोलर मास के टर्म्स में लेट से ना जाते हुए इसको डेंसिटी के टर्म्स में जाओ। क्यों, क्योंकि डेंसिटी यार फिर दी किस पर्पज़ के लिए है, कुछ ना कुछ तो मतलब होगा ना, इज्जत, इसलिए डेंसिटी के टर्म्स में जाओ। बट जहाँ मोलर मास के टर्म्स में भी जा सकते हो, क्योंकि गैसेस के नाम आपको दिए हैं, बट अगर गैसेस के नाम नहीं देता तो फिर आप नहीं जा सकते मोलर मास के टर्म में, ठीक है। तो CO2 और O2 की डेंसिटीज कितनी दी है 22 और 16, तो ये आ जाएगा 22 अपॉन में ये कितना आएगा 16। अगर तुम मॉलिक्यूलर मास के टर्म्स में भी आते ना तो भी देखो यही होता, क्यों, क्योंकि 44 उसका मॉलिक्यूलर मास और O2 का 32, ये लो कट के तो ये देखो वही आना है, फिर तो वो सेम ही आता, लेकिन फिर भी डेंसिटी मेरे को अच्छी लगी, मैंने उसके लिए ले गई। 25 वन ज़ा 25 थ्री ज़ा, अच्छा और क्या होगा 3 वन ज़ा 3 32, यानी कि x बाय 32 इक्वल टू कितना आ जाएगा 22 बाय 16। अरे बाप रे, स्क्वायर करना पड़ेगा, तो स्क्वायर कर लो, तो x स्क्वायर अपॉन में 32 का स्क्वायर, 30 का स्क्वायर कितना होता है 900, तो डेफिनेटली जो 32 है उसका स्क्वायर होगा आप लोगों का उससे बड़ा, यानी कि 1024 अपॉन में 22 मल्टीप्लाई बाय 16, ठीक है। ये आ गया आप लोगों के पास रिलेशनशिप। अच्छा, ये 16 वन ज़ा 16 64 ज़ा, तो आपको एक्स स्क्वायर निकालने के लिए क्या करना है 64 मल्टीप्लाई बाय 22। ये परफेक्ट स्क्वायर रूट तो निकलेगा नहीं, क्योंकि x की वैल्यू आएगी 8 अंडर रूट ऑफ 22। अब अंडर रूट ऑफ 22 की वैल्यू तुम लॉन्ग डिवीजन मेथड से निकाल लेना, और अंडर रूट ऑफ 22 की जो भी वैल्यू आती होगी आप यहाँ पर पुट करके x यानी कि वॉल्यूम ऑफ O2 निकाल सकते हो। अब ज़रूरी नहीं है कि किसी को अंडर रूट ऑफ 22 की वैल्यू, मतलब देखो या तो आपके पास तरीका है या तो आप लॉन्ग डिवीजन मेथड से चले जाओ तो आपको अंडर रूट ऑफ 22 की वैल्यू मिल जाएगी, या फिर आपको पता है कि इसको मैं √2 इंटू √11 लिख सकती हूँ। अब √2 तो इतना कॉमन नंबर है कि अगर तुमको ये याद नहीं है कि √2 की वैल्यू कितनी होती है तो शर्म के मारे डूब मरो, ठीक है। √2 की वैल्यू कितनी होती है 1.414। अब जो √11 है इसकी वैल्यू कितनी होती है ये आपको पता होना चाहिए 3.31, ठीक है। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लोगे तो वैसे भी √22 आ जाएगा, बट जो भी है तुम्हारी चॉइस, यहाँ से निकाल लो तो तुम्हें क्या मिल जाएगा कि कितनी वॉल्यूम आपकी क्या हुई है उस पर्टिकुलर सिचुएशन में हुई है, ठीक है। बस खत्म, यही हम लोगों की कहानी थी। अच्छा, अब एक और काम करते हैं हम लोग, एक और ट्यूब वाला सवाल उठाते हैं। अच्छा, ट्यूब वाला सवाल एक मैं तुम्हारे लिए दे रही हूँ, देखो तुम कर पाते हो क्या। आंसर मैं बता देती हूँ। आपके पास एक स्ट्रेट ग्लास ट्यूब है, ठीक है। कितनी है, एक स्ट्रेट ग्लास ट्यूब है, इसमें इसके 2 एंड्स हैं, ओके। टोटल लेंथ आपको दी हुई है कितनी 200 सेंटीमीटर, ठीक है। HCl मैं यहाँ से डाल रही हूँ, मतलब ज़रूर उस तरह से कौन आया होगा, अमोनिया आया होगा, है ना। अच्छा, अभी आपको 3 पॉइंट्स देती हूँ मैं, एक देती हूँ ए के मिड पॉइंट है आपका, ये मिड पॉइंट है B, और आपका जो एक तीसरा पॉइंट है वो है C। आपका पहला क्वेश्चन है कि पॉइंट एट विच फर्स्ट वाइट फ्यूम्स विल अपीयर,
ठीक है, सबसे पहले आपको वाइट फ्यूम्स कहाँ देखने को मिलेंगी, ये वो पॉइंट आपको बताना है। इसका आंसर तुम मुझे भेजना, मैं बताऊंगी करेक्ट है कि गलत है। मैं अभी आंसर नहीं दे रही हूँ तो तुम सोचोगे भी नहीं। अच्छा, उसके बाद आपको बताना है कि HCl से कितने डिस्टेंस पे आपको क्या मिल रही है, वो वाइट फ्यूम्स मिल रही है। मतलब मैं HCl के एंड से बेसिकली आपसे पूछना चाह रही हूँ कि आपको वाइट फ्यूम्स कहाँ कितने कितने एंड पर मिल रही हैं। बस ये तुम लोगों का कहानी है, ठीक है। अच्छा, और उसमें एक और चीज़ मैं बता दूं कि इस क्वेश्चन में बाकी तो और कोई जानकारी चाहिए नहीं होती है, बस आपके पास ट्यूब की लेंथ कितनी है इतनी। हाँ, हो सकता है कि कल को तुमको यहाँ से वो इतने डिस्टेंस पे वाइट फ्यूम्स बन रही है ऐसा दे दे और ट्यूब की लेंथ पूछे, तो वो एक सादी गणित है। अगर ए दिया है बी पूछेगा, बी दिया है ए पूछेगा, घुमा फिरा के। तो ये वाला काम जो है ये तुम लोगों का है, इसको करके रखना और बताना भैया कि इसका आंसर कितना आता है। डिस्टेंस वाला तो तुम्हें बताना ही पड़ेगा, है ना, डिस्टेंस वाला तो तुम्हें बताना ही पड़ेगा। लेकिन जो पॉइंट वाला है वो वाला बिना कैलकुलेशंस के आ सकता है, उसमें ऐसा कुछ भी नहीं है कैलकुलेशन करने के लायक। इसी सवाल के सेम एक और सवाल होता है इसी के जैसा, जैसे कि एक काम है, आपको ट्यूब के बदले में क्या दे दिया है, एक सिनेमा हॉल दे दिया है। क्लासरूम भी हो सकती है, ठीक है। क्लासरूम वाला सवाल मैंने फिलहाल अभी यहाँ पे डाला नहीं है, देखती हूँ या तो आपको ग्रुप में शेयर कर दूंगी या तो अभी इसी में डाल दूंगी, इसी PDF में। एक सिनेमा हॉल है, उसमें आपके रोज बनी हुई, रोज समझते हो, ये मान लेते हैं रो 1 रो 2 रो 3 रो 4 ऐसे करते करते रोज बनी हुई है। बेसिकली वहाँ पे एक ही रो है, ठीक है, मैं बता दूं एक ही रो है। यहाँ पे आपको लेंथ इस पूरे सिनेमा हॉल की 287 रोज मतलब 287 मीटर है, ठीक है। यहाँ पे क्या है, इसकी आपकी लेंथ 287 मीटर है। और ये हो गया आपका रो 1, ये हो गया आपका रो 2 रो 3, ये ऐसे करते करते टोटल यहाँ पे कितनी सीट्स लगी हुई हैं, 287 सीट्स यहाँ पे लगी हुई हैं। यहाँ से आपने डाली N2O गैस, N2O गैस को हम लोग क्या कहते हैं, लाफिंग गैस कहते हैं, ठीक है। और यहाँ से आप लोगों ने डाली वीपिंग गैस, यानी कि जो तुम्हें रुलाने का काम करती है, ठीक है। मैंने इसके बारे में आई थिंक लास्ट वीडियो में भी बताया था। तो ये वीपिंग गैस का फॉर्मूला हो गया C6H5S, एस नहीं आता है, COCH2Cl, ठीक है। ये जी के फैक्ट है। अब तुम्हें ये बताना है कि इन विच रोज, ठीक है, आपके पास जो रो है उनमें से किस रो की जो आपकी ऑडियंस है, ठीक है, वो सबसे पहले हंसेगी, मतलब साइमल्टेनियसली, चलो हंसेगी छोड़ो, साइमल्टेनियसली आपकी ऑडियंस लाफ भी करेगी और साइमल्टेनियसली रोएगी भी। तो बेसिकली ये वहीं पे होगा जहाँ पे जिस पॉइंट पे दोनों गैसेस मीट कर रही होंगी। अब मैं जानती हूँ कि इसका मॉलिक्यूलर मास बाजू वाले के मॉलिक्यूलर मास के कंपेयर में लो है और इस वाले का मॉलिक्यूलर मास कैसा है, हाई है, ठीक है। तो इसका मतलब N2O गैस जो है वो स्पीड में ट्रैवल करेगी। मान लेते हैं यहाँ कहीं N2O गैस मीट कर रही है, तो आप इस डिस्टेंस को क्या मान लो, x, और इसको क्या मान सकते हो, 287 - x, ठीक है। बस खत्म। अभी आपको मॉलिक्यूलर मास निकालना होगा और आपको बताना है कि किस पॉइंट पे साइमल्टेनियसली लाफिंग और हो रही है। अब इसमें ये नहीं बताया गया कि किस एंड से, तो आपको दोनों एंड से जवाब देना है कि इसका कैसा कैसा आंसर इसका आएगा, ठीक है। तो ये एक प्यारा सवाल था लाफिंग और वीपिंग वाला। इसका आंसर मैं बता देती हूँ ताकि तुम टैली कर सको और चेक कर सको कि तुम्हारा आंसर सही आया है कि नहीं आया है, ठीक है। N2O के एंड से वो 187th रो पर मीट करेगी, ठीक है। अब माइनस कर लोगे तो तुम्हें ये पता चल जाएगा कि आपके क्या कहते हैं अपोजिट वाला जो पार्ट है उसके तरफ से वो कितना हो रही है। अब इसी सेम सवाल को देखो ऐसे भी फ्रेम किया जा सकता था। आपको बोला जाता कि आपके पास एक 50 फीट की लॉन्ग क्या है, क्लासरूम है, मतलब सिनेमा हॉल की जगह यहाँ पे क्या दे दिया है, क्लासरूम दे दिया गया है। और इसमें टोटल कितने रोज हैं, 20 रोज हैं जिनमें सीट लगी हुई है। और ध्यान दो ये सवाल ऊपर वाले सवाल से इसीलिए अलग है क्योंकि ऊपर वाले सवाल में हम एक रो और दूसरे रो के बीच में गैप नहीं छोड़ रहे थे, या मान के चल रहे थे जैसे मूवी थिएटर में कैसे एक सीट दूसरी सीट से चिपकी हुई रहती है, राइट, ये वैसा। तो यहाँ पे लेकिन ये बोल रहा है कि एक रो दूसरे रो से 2.5 फीट के डिस्टेंस पे हम लोगों ने रखा है, बराबर। अच्छा, अब जैसे मान लेते हैं ये क्लासरूम है, मान के चलो ये क्लासरूम है, तो इस तरफ से वो आपसे कह रहा है कि आपको वही लाफिंग गैस छोड़नी है N2O, और आपको इस तरफ से यानी कि उसके पीछे वाले तरफ से इस तरफ से मान लेते हैं आप लोगों को कौन सी गैस छोड़नी है, CH4 छोड़ना है ना। अब ऑब्वियसली कि गैस धीरे धीरे आप लोगों का
मूव करने लगेंगे। अब हम जानते हैं कि CH4 की, अच्छा इसको CH4 हटाओ, यहाँ पे वीपिंग गैस करो, इसको करो, मान लेते हैं वीपिंग गैस, अच्छा रहने दो, CH4 कर लो, ठीक है CH4। अब आपको ये बताना है कि कौन से रो का स्टूडेंट को सबसे पहले ये दोनों गैसेस मीट होंगी, इसका एक्सपीरियंस होगा। अब वो क्वेश्चन वाला ऐसा बता रहा है, बल्कि हम जानते हैं कि मीथेन से कभी आंसू नहीं आते, बट स्टिल क्वेश्चन वाले का देखो ये कहना है कि स्टूडेंट ऐसा कौन सा होगा, ऐसे कौन से रो का वो स्टूडेंट है जहां पर उसको सबसे पहली बार क्या होगा, एक्सपीरियंस होगा क्या, आप लोगों का टीयर्ड लाफिंग, मतलब वो हंस भी रहा होगा, रो भी रहा होगा। क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स कैसे होंगे, सिर्फ हंस रहे होंगे, जिनकी तरफ से N2O होते हुए आगे बढ़ रही होगी वो लोग सिर्फ हंस रहे होंगे, और जिनकी तरफ से CH4 होते हुए आगे बढ़ रही है। अब हम जानते हैं कि CH4 हम लोगों की क्या कहते हैं, मतलब क्या कहते हैं उसको, लाफिंग गैस नहीं है, ना ही वो क्राइंग गैस है, बट क्वेश्चन वाले ने क्योंकि टीयर बोला है तो मान के चलते हैं कि हमारी जो CH4 है वो इस केस में फिलहाल टीयरिंग गैस है, ठीक है। तो अब जो जिन बच्चों को CH4 मिल रही होगी वो लोग रो रहे होंगे, बट एक पॉइंट ऐसा आया होगा कहीं ना कहीं जहाँ पे ये दोनों क्या हो रही होंगी, मीट कर रही होंगी, और उस पॉइंट जहाँ पे ये लोग मीट कर रही होंगी वहाँ पे बच्चा क्या हो रहा होगा, पर्टिकुलरली रो भी रहा होगा, हंस भी रहा होगा। तो आपको ये बताना है कि बताइए कि कौन सा वो रो है। एग्जैक्टली ऊपर वाला सवाल है, बस फर्क इतना है कि इस बार क्वेश्चन फीट में दिया है, ऊपर वाला क्वेश्चन आपको मीटर में दिया था। ऊपर वाले क्वेश्चन में 187 रोज, आई थिंक कितनी रोज थी, 287 रोज थी, यहाँ पे 20 रोज है। अब दूसरा सबसे बड़ा फर्क है कि यहाँ पे एक रो और दूसरे रो के बीच में आपने डिस्टेंस रखा है। जैसे मान लेते हैं ये आपका पहला रो है, तो ये मान लेते हैं आपके पास दूसरी रो है, तो इन पहले रो इस दूसरी रो के बीच में आप क्या मेंटेन करते जा रहे हो, आप बेसिकली डिस्टेंस मेंटेन करते जा रहे हो, है ना। अच्छा, तो फिर आप क्या करें, बस आपको अब यहाँ से अपनी कहानी करनी है। तो ये सवाल मैं अभी करके नहीं दे रही हूँ, ये तुम्हारे लिए मैं रखती हूँ, देखते हैं तुम कर पाते हो कि नहीं कर पाते हो। नहीं कर पाओगे, मैं मान के चलती हूँ कि लेट से नहीं कर पा रहे हो, तो मैं कल तो इसका वीडियो सोल्यूशन इस सवाल का डाल ही दूंगी, बट स्टिल मैं ऐसा सजेस्ट करूंगी कि तुम इसको करो। और इसका आंसर मैं बता देती हूँ कितना आता है, 7th रो इसका आंसर है, ठीक है। चेक करो, देखो बनता है कि नहीं बनता है, बन जाएगा, ठीक है। ये सवाल बन जाएगा, इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है कि नहीं बनने लायक, ठीक है। फिर भी इसको ट्राई करोगे। तो फिलहाल अभी हम लोग इस चीज़ को यहाँ पे ओवर करते हैं। मुझे बस एक न्यूमेरिकल और देना है इस पर्टिकुलर टॉपिक से रिलेटेड, जो कि मैं अभी नहीं दूंगी आप लोगों का। कल जैसे मैंने कहा कि ये वाला वीडियो इसका मैं डालूंगी, और वैसे ही एक और न्यूमेरिकल है उसका भी मैं एक और वीडियो सोल्यूशन डालूंगी। वो इतना स्पेशल न्यूमेरिकल है कि जैसे ये आपके कैसे होते हैं ये वाले न्यूमेरिकल, बहुत ही सिंपल होते हैं ना ये ट्यूब वाले, वैसे वो भी बहुत सिंपल है, बट उसमें कन्फ्यूजन होती है बहुत ज़्यादा कन्वर्जन्स करने में, तो उस पर भी हम बातचीत करेंगे, बट कल उन 2 न्यूमेरिकल्स पे। साथ ही साथ में हमने जो अभी ये डिफ्यूजन और ये जो इफ्यूजन पढ़ा है ना, इस डिफ्यूजन और इफ्यूजन को हमको मॉलिक्यूलर मास से भी रिलेट करके पढ़ना है, ठीक है। किससे रिलेट करके पढ़ना है, मॉलिक्यूलर मास से भी रिलेट करके पढ़ना है। सो बेसिकली फिलहाल तो वैसे हमारा इफ्यूजन डिफ्यूजन समाप्त हो चुका है। कल हम लोग वो 2 न्यूमेरिकल्स पढ़ेंगे, और उसके बाद साथ ही साथ में आप लोगों का काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस हम लोगों को कल से स्टार्ट करनी है, ठीक है। अच्छा, बट काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस स्टार्ट करने से पहले अभी आप लोगों को मुझे वो सिखाना होगा कि अगर सवाल ज्वाइंट कंटेनर्स क्या आते हैं, मतलब एक कंटेनर दूसरे कंटेनर से ज्वाइन है तो उसको कैसे डील करते हैं। तो कल का दिन हम लोग फिर से इफ्यूजन डिफ्यूजन को ही समर्पित करेंगे। जो छोटे मोटे इफ्यूजन डिफ्यूजन के टॉपिक्स बाकी रह गए, एक कंटेनर को दूसरे कंटेनर से ज्वाइन करो, मॉलिक्यूलर मास के टर्म्स में बातचीत करो। वैसे मॉलिक्यूलर मास के टर्म्स में बातचीत वाला जो मैं तुम्हें बार बार बता रही हूँ ये तुम अपन ऑलरेडी कर चुके, केमिकल इक्विलिब्रियम पढ़ा है क्योंकि अपन ने, बस ठीक है, इसीलिए। लेकिन ये 2 छोटे छोटे टॉपिक्स है, कल हम इसे खत्म करेंगे, और फिर हम वेडनेसडे ऑनवर्ड्स हम लोग क्या स्टार्ट करेंगे, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। तो बेसिकली अब आप लोगों का आइडियल गैस खत्म होगा, और अब आप किस में स्विच होगे, रियल गैसेस में स्विच होगे। रियल गैसेस में इतना हमको कैलकुलेशन करना नहीं होता है, उसमें ज़्यादातर आपको थेरी पढ़नी है, सिंपल फॉर्मूले होते हैं, उन फॉर्मूलों से मे भी सवाल आए वैल्यू पुट करने वाले। एक स्पीड वाला टॉपिक है, उससे आते हैं, वैल्यूज पुट करो, आंसर निकालो। और बाकी जो आपकी रियल गैस इक्वेशन होती है, उन रियल गैस इक्वेशन से तो सिंपल न्यूमेरिकल आते हैं, मतलब ए के ऐसा यूनिट क्या है, इसकी यूनिट क्या है, ये किस पे डिपेंड करेगा, किस पे डिपेंड नहीं करेगा, ग्राफ की स्टडी करो एक्सेट्रा। ज़्यादा डिटेल उसमें नहीं होती,
ठीक है, तो हार्डली ये वीक में हमारा ये चैप्टर खत्म हो जाएगा, उसके बाद हम लोग नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे, दैट विल बी सरफेस केमिस्ट्री। ठीक है, फिलहाल इसे यहाँ रुकते हैं।